राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गद्य साहित्य का विकास पुस्तक के साथ। इसकी रचना रामचंद्र तिवारी जी ने की है। इस पुस्तक से हम एकांकी विधा को देखते हैं। साथियों, आगामी परीक्षा में बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न एकांकी विधा से हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। एकांकी नाटक। हिंदी साहित्य में एकांकी नाटकों के सूत्रपात के विषय में आलोचकों की सम्मतियां एक नहीं हैं। सन 1940 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि हिंदी एकांकी का इतिहासगत 10 वर्षों में सिमटा हुआ है। श्री रामनाथ सुमन चारुमित्रा, इसकी रचना इन्होंने 1942 ईस्वी में की थी, चारुमित्रा की। इसकी भूमिका में डॉक्टर रामकुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता माना है इन्होंने। डॉक्टर सत्येंद्र इसका सूत्रपात भारतेंदु से स्वीकार करते हैं। डॉक्टर सोमनाथ गुप्त प्रसाद के एक घूंट से एकांकी नाटकों का प्रारंभ मानते हैं। श्री अज्ञेय ने भी लगभग यही मत स्वीकार करते हुए लिखा है, प्रसाद का एक घूंट भी एकांकी है। कुछ पंक्तियां छोड़कर आगे, रूप विधान की दृष्टि से वह आधुनिक एकांकी के बहुत निकट है और ऐसा माना जा सकता है कि आधुनिक एकांकी की परंपरा वहीं से आरंभ होती है। तो ये श्री अज्ञेय जी ने लिखा है। जहाँ तक एक अंक वाले नाटकों का प्रश्न है, संस्कृत साहित्य में भी भाड़, व्यायोग, अंक, विथि, गोष्ठी तथा नाट्यरसक एक ही अंक के होते हैं। भाड़, व्यायोग, अंक, विथि, गोष्ठी तथा नाट्यरसक ये सभी एक अंक वाले नाटक होते हैं। हिंदी में भारतेंदु ने विस्मत से विस्मौसधम, जो इनका भाड़ श्रेणी का नाटक है, लिखकर संस्कृत की परंपरा को पुनर्जीवित करना चाहा। किंतु हिंदी एकांकी नाटकों की परंपरा को हम यहाँ तक नहीं ले जा सकते। इनके उदय में जीवन की शकुंतला, बौद्धिक दृष्टिकोण, घटनाओं के मूल में अंतर्निहित मानसिक प्रक्रिया के विश्लेषण की प्रवृत्ति, समस्याओं की प्रभावात्मक अभिव्यक्ति का प्रयास आदि अनेक कारणों ने कार्य किया है। वस्तुतः एकांकी नाटकों की अखंड परंपरा 1935 ईस्वी से प्रारंभ होती है। 1935 ईस्वी से प्रारंभ होती है, ध्यान देंगे यहाँ पर। इसी वर्ष बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर श्री भुवनेश्वर प्रसाद ने अपना कारवां प्रस्तुत किया था। इसकी भूमिका में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि मेरे शैतान के एक सीन में शॉ की छाया तनिक मुखर हो गई है, इसे मैं निर्विवाद स्वीकार करता हूँ। श्री भुवनेश्वर प्रसाद जी ने अपनी कारवां एकांकी की भूमिका में यह लिखा है। आगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इससे 5 वर्ष पूर्व 1930 ईस्वी में बादल की मृत्यु नामक एकांकी पश्चिमी नाट्य विधान का पूरा ध्यान रखकर लिखा था। इस दृष्टि से उन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जा सकता है, किंतु उनका प्रसिद्ध एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसलिए पाश्चात्य के एकांकी का सूत्रपात अधिकांश विद्वान भुवनेश्वर प्रसाद के कारवां से मानते हैं। डॉक्टर वर्मा ने रूप विधान तो पश्चिम से लिया है, किंतु उनके नाटकों की आत्मा भारतीय है। डॉक्टर वर्मा यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा के विषय में ये रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं, रूप विधान तो पश्चिम से लिया, किंतु उनके नाटकों की आत्मा भारतीय है। हिंदी के एकांकी नाटककारों में भुवनेश्वर प्रसाद, गणेश प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर सत्येंद्र, द्वारका प्रसाद, सद्गुरु शरण अवस्थी, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास, उपेंद्रनाथ अश्क, पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र, पंडित गोपीनाथ तिवारी, हरिकृष्ण प्रेमी, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, श्री जगदीश चंद्र माथुर,
गिरजा कुमार माथुर, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, मोहन राकेश, विनोद रस्तोगी, शिव प्रसाद सिंह, सुरेंद्र वर्मा, रेवती रमण शर्मा, सत्येंद्र शरद, भारत भूषण अग्रवाल, ममता कालिया, कृष्ण चंद्र लाल आदि उल्लेखनीय हैं। तो ये हिंदी के एकांकी नाटककार के रूप में हैं। यहाँ यह स्मरणीय है कि एकांकी नाटकों की रचना भी प्रायः पूर्ण नाटक लिखने वाले नाटककारों ने ही की है। इसलिए बोध और संवेदना के स्तर पर एकांकी नाटकों में भी प्रायः पूर्ण नाटकों के से भिन्न कोई तत्व लक्षित नहीं किया जा सकता। इधर लघु नाटकों की रचना अधिक की जाने लगी है। इस प्रवृत्ति के बढ़ने से एकांकी नाटकों की रचना प्रभावित हुई है। रेडियो एकांकी और दूरदर्शन एकांकी अवश्य अधिक संख्या में लिखे जा रहे हैं। विषय की दृष्टि से हिंदी एकांकी नाटकों में पर्याप्त वैविध्य लक्षित होता है। इतिहास और पुराण की आधुनिक दृष्टि से व्याख्या, जीवन की यथार्थ समस्याओं का चित्रण, मानव मन की आंतरिक गुत्थियों का विश्लेषण, सामाजिक और पारिवारिक जीवन के अनेक संदर्भों और उनके आधार पर बदलते हुए मूल्यों का निदर्शन, नित्य प्रति के जीवन में घटने वाली घटनाओं और उनके माध्यम से किसी भावात्मक, बौद्धिक या मनोवैज्ञानिक सत्य का साक्षात्कार आदि अनेक विषय एकांकी नाटकों में समाविष्ट हो रहे हैं। शिल्प की दृष्टि से अनेक प्रकार के एकांकियों की स्थिति लक्षित की जा सकती है। एक पात्रीय एकांकी, झांकी, प्रहसन, रेडियो एकांकी, फैंटेसी, संगीत रूपक आदि। एक पात्रीय एकांकी में मंच पर एक ही पात्र उपस्थित होकर अपनी अभिनय कला से पूरे कार्य व्यापार को आगे बढ़ाता है। झांकी से दृश्य विधान द्वारा स्थितियों की झलक पेश की जाती है। प्रहसन में हास्य व्यंग द्वारा सामाजिक विडंबनाओं का एहसास कराया जाता है। रेडियो एकांकी में ध्वनि प्रभाव पर विशेष बल दिया जाता है। फीचर, संगीत रूपक, झलकी आदि इसके अन्य रूप हैं। फंतासी, जिसे फैंटेसी भी कहते हैं, को स्वप्न एकांकी भी कहते हैं। इसमें उलझी मना स्थितियों के चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं और प्रायः पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग होता है। इधर दूरदर्शन के प्रचार प्रसार के बाद टेलीविजन रूपक लिखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अमृतलाल नागर का चढ़त न दूजो रंग 1982 ईस्वी में दूरदर्शन नाटक का उत्तम उदाहरण है। इस परंपरा में अब बहुत से दूरदर्शन नाटक लिखे जा रहे हैं। तो साथियों ध्यान देंगे, चढ़त न दूजो रंग अमृतलाल नागर का दूरदर्शन नाटक है और जैसा कि पहले संकेत किया गया है, सन 1970 के आसपास से लघु नाटक लिखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कुछ दृश्यों में पूरा नाटक प्रस्तुत कर दिया जाता है। कभी यह 2 अंकों में समाप्त होता है और कभी अंकों का विभाजन किया ही नहीं जाता। दृश्य परिवर्तन से ही कार्य व्यापार के उतार चढ़ाव का बोध करा दिया जाता है। लघु नाटकों के लेखन की प्रवृत्ति के बढ़ने से एकांकी प्रभाव प्रभावित हुए हैं। रेडियो नाटक लेखन की परंपरा पूर्ववत कायम है। एकांकी की विशेषताएं देखते हैं। यहाँ से ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि इनमें से कौन सा सत्य कथन नहीं है। तो एकांकी की विशेषताओं में देखिए, तिवारी जी बताते हैं, एकांकी नाटकों को अन्य नाटकों से पृथक करते हुए डॉक्टर रामकुमार वर्मा लिखते हैं। एकांकी नाटकों में अन्य प्रकार के नाटकों से विशेषता होती है। इसमें एक ही घटना होती है और वह घटना नाटकीय कौशल से कौतूहल का संचयन करती हुई चरम सीमा तक पहुंचती है। उसमें कोई अप्रधान प्रसंग नहीं रहता। विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित हो उठती है। उसमें लता की भांति फैलने की विशृंखलता नहीं। तो एकांकी की विशेषता बताते हुए डॉक्टर रामकुमार वर्मा के ये महत्वपूर्ण कथन थे। आगे डॉक्टर नगेंद्र ने एकांकी की सभी विशेषताओं को एक साथ
लक्ष्य करते हुए कहा है, एकांकी में हमें जीवन का क्रमबद्ध विवेचन न मिलकर उसके एक पहलू, एक महत्वपूर्ण घटना, एक विशेष परिस्थिति अथवा उद्दीप्त क्षण का चित्र मिलेगा। उसके लिए एकता एवं एकाग्रता अनिवार्य है। किसी प्रकार का वस्तु विभेद उसे सह्य नहीं है। एकाग्रता में आकस्मिकता की झकझकोर अपने आप आ जाती है और इस झकोर में स्पंदन पैदा हो जाता है। विदेश के संकलन त्रय का निर्वाह भी इस एकाग्रता में काफी सहायक हो सकता है, पर वह सर्वथा आवश्यक नहीं है। प्रभाव और वस्तु का ऐक्य तो अनिवार्य है ही, लेकिन स्थान और काल की एकता का निर्वाह किए बिना भी सफल एकांकी की रचना हो सकती है और प्रायः होती भी है। तो एकांकी की ये सभी विशेषताएं डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा बताई गई। इनसे आगे श्री सद्गुरु शरण अवस्थी जी ने एकांकी कला पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए कहा है, एकांकी नाटक सुनिश्चित और सुकल्पित एक लक्ष्य होता है। उसमें केवल एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या प्रबल होती है। कार्य कारण की घटनावली अथवा कोई गौण परिस्थिति अथवा समस्या के समावेश का उसमें स्थान नहीं होता है। वह तो समूचा ही केंद्रभूत आकर्षण है। श्री सद्गुरु शरण अवस्थी जी ने यह विशेषता बताई है एकांकी की। तो हमने 3 विद्वानों के द्वारा दी हुई विशेषताएं देखी। आगे निष्कर्ष रूप में रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं कि उपर्युक्त विद्वानों के विचारों पर ध्यान रखते हुए एकांकी नाटकों के आवश्यक तत्वों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहली विशेषता, एकांकी में जीवन की किसी एक घटना, एक पक्ष या एक समस्या का ही चित्रण होना चाहिए। दूसरी विशेषता, घटना कौतूहलवर्धक, प्रवाहपूर्ण, अंतर्मयी होनी चाहिए। अंत प्रभावपूर्ण और आकस्मिक होना चाहिए। एकांकी में स्थान एवं काल तथा प्रभाव एवं वस्तु की एकता पर ध्यान देना चाहिए। और चौथी विशेषता और अंतिम विशेषता, पात्र सीमित एवं कथा से पूर्णतः संबद्ध होने चाहिए। तो ये एकांकी की विशेषताएं थी। अब देख लेते हैं गीति नाट्य और काव्य नाट्य को, जिसमें आधुनिक नाटकों की एक अन्य विधा गीति नाट्यों की है। आलोचकों के अनुसार निराला का पंचवटी प्रसंग हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। कुछ लोग प्रसाद के करुणालय, जो 1912 में प्रकाशित हुआ था, इसी को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य मानते हैं। ध्यान देंगे, सर्वमान्य रूप से करुणालय को ही हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है, पर रामचंद्र तिवारी जी के अनुसार निराला का पंचवटी प्रसंग हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। विधान की दृष्टि से गीति नाट्य भी एकांकी नाटकों के अंतर्गत परिगणित हो सकते हैं, किंतु अपनी कुछ निजी विशेषताओं के कारण इन्हें नाटकों की एक पृथक विधा मानना ही समीचीन है। इसमें भावों की एक रूपता, काव्यात्मकता एवं गीति तत्वों का प्राधान्य होता है। उदय शंकर भट्ट ने पौराणिक प्रसंगों को लेकर मत्स्यगंधा 1937 ईस्वी, विश्वामित्र 1938 ईस्वी, राधा 1941 ईस्वी और कालिदास 1953 ईस्वी 4 सुंदर गीति नाट्य लिखे हैं। उदय शंकर भट्ट के ये सभी गीति नाट्य अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इन्हें पुनः देखिए। मत्स्यगंधा 1937, विश्वामित्र 1938, राधा 1941, कालिदास 1953। ये 4 सुंदर गीति नाट्य उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखित हैं। पंत के गीति नाट्यों के 2 संग्रह रजत शिखर और शिल्पी प्रकाशित हुए हैं। भगवती बाबू का तारा भी सफल गीति नाट्य है। डॉक्टर धर्मवीर भारती का अंधा युग 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का सूखा सरोवर जो 1960 में प्रकाशित हुआ। दुष्यंत कुमार का एक कंठ विस्पाई 1963 ईस्वी में प्रकाशित
और भारत भूषण अग्रवाल का अग्निलेख 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह काव्य नाटक माने जाते हैं। अज्ञेय का उत्तर प्रियदर्शी भी गीति नाट्य कहा गया है। वस्तुतः गीति नाट्य और काव्य नाटक दोनों में खास अंतर नहीं किया जा सकता। नाट्य तत्व का प्राधान्य दोनों में होता है। दोनों का प्रभाव रंग मंच पर दिखाई जाने से अधिक पड़ता है, इसलिए यहाँ इन दोनों का उल्लेख एक साथ किया जा रहा है। अंधा युग में महाभारत के विध्वंसात्मक अवसान की पटभूमि पर आज के लक्ष्यहीन, दृष्टिहीन, कुंठित और नैराश्यपूर्ण जीवन सत्य का उद्घाटन किया गया है। लेखक के अनुसार दास्ता, कुंठा, पराजय, संशय, उदासी, ये सब मानव में अंतर्निहित अंध तत्व के सूचक हैं जो बार बार उभर आता है, किंतु इससे घबराने या कतराने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं के बीच सत्य की ज्योति छिपी है। लेखक के अनुसार यह कथा ज्योति की है, अंधों के माध्यम से। ध्यान देंगे धर्मवीर भारती ने क्या कहा है अंधा युग को। यह कथा ज्योति की है, अंधों के माध्यम से। डॉक्टर लाल का सूखा सरोवर लोक भाव संपृक्त काल्पनिक कथा के ऊपरी विन्यास के भीतर आज के मानव मन की रिक्तता का बोध कराता है। उपक्रम में लेखक ने लिखा भी है, मुझे लगा कि वह सरोवर तो हम ही हैं, हम में ही है वह सरोवर। लक्ष्मी नारायण लाल ने सूखा सरोवर नाटक के उपक्रम में इसे लिखा है, मुझे लगा कि वह सरोवर तो हम ही हैं, हम में ही है वह सरोवर। एक कंठ विस्पाई में शिव और सती की पौराणिक गाथा को आधुनिक संदर्भ से जोड़ा गया है। स्वयं लेखक के अनुसार इसमें जर्जर रूढ़ियों और परंपरा के शव से चिपटे हुए लोगों के संदर्भ में प्रतीकात्मक रूप से आधुनिक पृष्ठभूमि और नए मूल्यों को संकेतित किया गया है। महत्वपूर्ण है यह भी। एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार का गीति नाट्य, और इसमें इन्होंने स्वयं लिखा है अपने इस नाटक के लिए, गीति नाट्य के लिए, जर्जर रूढ़ियों और परंपरा के शव से चिपटे हुए लोगों के संदर्भ में प्रतीकात्मक रूप से आधुनिक पृष्ठभूमि और नए मूल्यों को संकेतित किया गया है। श्री विष्णुकांत शास्त्री के अनुसार अपने समग्र रूप में यह प्रत्यात्यक नहीं हो पाया है। विशेषतः विष्णु के प्रणाम बाण छोड़ते ही शंकर का क्रोध शांत हो जाना, संभावित युद्ध एवं रक्तपात का थम जाना एक चमत्कार सा लगता है। अग्निलेख में राम को विशुद्ध मानव के रूप में देखा गया है। भारत भूषण अग्रवाल का है अग्निलेख। इसमें राम को विशुद्ध मानव के रूप में देखा गया है और उनके चारित्रिक अंतर्विरोधों को पूरी सजगता से उजागर किया गया है। राम आजीवन अपनी महत्वाकांक्षा को महत्व देते हैं, उसी की पूर्ति के लिए वे सब कुछ करते हैं। उनके जीवन में भावना का कोई स्थान नहीं है। सीता और वाल्मीकि के संवाद में एक पीड़ित और भावनामयी नारी का दर्द साकार हो गया है। सीता ने राम के चरित्र के अंतर्विरोध को स्वयं ही उजागर कर दिया है। उत्तर प्रियदर्शी में अज्ञेय ने अशोक के जीवन को केंद्र में रखकर व्यक्ति के अंतस्थ नरक में उसके फंसने, तड़पने, टूटने, मरण यातना सहने और फिर पारमिता करुणा के सहारे उस यातना से मुक्त होने की गाथा प्रस्तुत की है। संभवतः अज्ञेय का यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य की मुक्ति उसके अंतस से उद्भूत करुणा द्वारा ही संभव है। हिंदी में गीति नाट्य या काव्य नाटक अपेक्षाकृत कम लिखे गए हैं, यद्यपि कलात्मक गीति काव्यों का सर्वथा अभाव भी नहीं है। तो साथियों,
ये कुछ महत्वपूर्ण गीति नाट्य थे जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। सबकी कथा वस्तु हमने देखी। साथियों, इसे पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।